नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम आइए इनसे मिलिए में। दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे रूबरू करवाते हैं खास शख्सियत से। दर्शकों, भाषा वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, फिर वो चाहे लेखन के माध्यम से हो या फिर व्यक्त करने के माध्यम से हो, विचारों के माध्यम से हो, भाषा के माध्यम से हो। और दर्शकों, भाषा वो माध्यम है जिसके माध्यम से संपूर्ण मानव जाति अंधकार से दूर होती है और ज्ञान की पथ पर अग्रसर होती है। इसी विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, यानी भाषा और ख़ासकर भारत की राजभाषा हिंदी की, इसकी वर्तमान दशा और दिशा की। इस विषय पर जानकारी देने के लिए और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करते हैं इनका। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर श्री राम शर्मा जी, आपका स्वागत है। और दर्शकों के लिए आप ही की जुबानी आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, मैं प्रोफेसर श्री राम शर्मा, हिंदी विभाग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं मूलतः जिला बिलासपुर से हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जिला बिलासपुर से हुई है। स्नातक स्तर की शिक्षा भी बिलासपुर महाविद्यालय से हुई है जी। उसके पश्चात मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एमए हिंदी पढ़ने के लिए आया और ये समय सन 1973 का है। बहुत लंबा समय हो गया। एमए करने के पश्चात मैंने एमफिल की। एमफिल करने के पश्चात मैंने पीएचडी की और सन 1981 में अप्रैल में मैं हिंदी विभाग में शिक्षक के रूप में मैंने अपना काम शुरू किया जी। और हिंदी विभाग में रहते हुए मैंने विविध पदों पर जो भी विश्वविद्यालय से मुझे जिम्मेवारी मिली, मैंने उसको बखूबी निभाने का प्रयास किया। 2013 में मैं नियमित जो मेरा कार्य था उससे मैं सेवानिवृत्त हुआ जी। लेकिन उसके पश्चात अतिथि संकाय के रूप में मैंने हिंदी विभाग में सेवाएं दी 2016 तक जी। 2020 से लेकर के और 2022 के दिसंबर महीने तक मैं फिर विश्वविद्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पीठ पे रहा और उसका भी मेरा कार्यकाल अब समाप्त हो गया है। और इस तरह से अब मैं अपना काम करता हूँ, पढ़ता हूँ, यही मेरा है मुख्य रूप से। और यानी कि आप हिंदी के लिए आपने अपना संपूर्ण जो है शैक्षिक जो काल रहा है आपका वो समर्पित किया है और आप बतौर प्राध्यापक भी आपने सेवाएं दी हैं। तो जैसे कि आज हमारा विषय भी है राजभाषा, तो आपसे जानना चाहेंगे राजभाषा सबसे पहले क्या है और जब आप हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी ही क्यों राजभाषा है? सबसे पहले जब राजभाषा जो शब्द है जी। इसका अर्थ हुआ कि जिस भाषा में आपके शासन का, राज का कार्य संपन्न हो जी। अब भारतीय संघ में 14 सितंबर 1949 में ये जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला और ये कहा गया कि देवनागरी इसकी लिपि होगी जी। अब जब इस हिंदी को राजभाषा जो का दर्जा देने का जो मुख्य कारण जो रहा या जो माना जाता है कहीं पर भी कि वह भाषा बहुसंख्यक होनी चाहिए, उसको उस क्षेत्र के, उस देश के ज़्यादातर जो लोग हैं वो जानने वाले होने चाहिए। अब जब हम हिंदी की बात करते हैं, उस समय की बात करते हैं, तो उसमें 2-3 बातें सामने आई कि वह क्षेत्र जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, अधिक बोली जाती है, तो वहाँ पर उसका अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। दूसरे वो क्षेत्र जहाँ पर हिंदी जो भाषा है कम बोली जाती है लेकिन समझी जाती है, तो वहाँ पर भी हिंदी भाषा का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए। और जो तीसरा था कि जहाँ पर हिंदी कम बोली जाती है, न समझी जाती है और बहुत कम बोली जाती है, तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि वहाँ पर हमारी विविध योजनाएं लागू की जाएं ताकि वहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं, जो भी शासन का कार्य है, वह हिंदी में तभी हो जब इसको हिंदी जान सके, समझ सके। तो इस तरह से हम जो हिंदी की जो हमारी जो दिशा रही, तो जो मुख्य जो प्रयोजन था वो तो यही था। अब वो जो योजनाएं क्या रही, वो उसमें कहा गया कि हिंदी में जो भी शासन का कार्य हो सकता है, संकल्प हो सकता है, सूचनाएं हो सकती हैं, तो उसके लिए
3 भाषाओं की बात की गई कि एक तो अंग्रेजी में और हिंदी में और क्षेत्रीय भाषाओं में, इन तीनों में उनका प्रयोग होना चाहिए। तो ये 1976 से बात चली है। अब ये जो हिंदी है इसका मुख्य कारण है कि जो आज भी ये संपर्क भाषा है, पूरे राष्ट्र को एक संपर्क में बांधने का प्रयास करती है और उसमें सफल है। जी, जैसा कि आपने कहा कि एक सूत्र में बांधने का प्रयास करती है हिंदी भाषा, तो अक्सर हमारे जहन में एक प्रश्न रहता है कि राजभाषा और क्या राष्ट्रभाषा एक ही चीज़ है? नहीं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है। जब हम राष्ट्रभाषा की कहते हैं कि पूरे राष्ट्र की भाषा, अब 2 शब्द हैं, इनमें मूलभूत अंतर है कि हिंदी आज जो है वह राजभाषा के रूप में ही प्रचलित है। इसको जो हमें स्वीकृति मिली है केवल राजभाषा के रूप में, लेकिन हम जब राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं तो राष्ट्रभाषा की वह भाषा जो आपके राष्ट्र में अधिकांशतः बोली जाती है। अब बोलने के लिए हिंदी को हम कह सकते हैं, लेकिन इसको दर्जा अभी प्राप्त नहीं है। जी, आपने बहुत खूब कहा कि दोनों में बहुत अंतर है। जी, तो जैसे अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो सबसे पहले अगर हम इतिहास को देखें तो हिंदी के विकास और इसके जो प्रचार की बात करें तो इस पर कृपया प्रकाश डालें। जब हम हिंदी की बात करते हैं, अब हिंदी आई कहाँ से? हम सबसे पहले जो हिंदी शब्द है वहीं से हम बात करते हैं कि हिंदी, हिंद, सिंध वहाँ से चला। और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी विकसित हुई विविध बोलियों से, और जब बोलियों की बात करते हैं हम हिंदी की, हमने सूरदास पढ़ा, हमने कबीरदास पढ़ा, हमने तुलसीदास पढ़ा, हमने जैसे पढ़ा, तो वहाँ खड़ी बोली की बात आती है, अवधी की बात आती है। तो ये सारी बोलियाँ थी, लेकिन जब ये सारी बोलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तब वही जो बोलियां हैं वो मिलकर के भाषा का स्वरूप निर्धारित करती है और भाषा बन जाती है। जो विविध क्षेत्र वहाँ पर जो प्रचलित बोलियां हैं, तो वहाँ पर जो सामान्यता जो शब्द हैं, जो समझने की बात है, एक दूसरे को समझते हैं, हम उसको आत्मसात कर लेते हैं, तो एक बोली का निर्माण होता है। अब उसी तरह से जब हम बोली की बात करते हैं तो हिमाचल की बात आती है। अब जो हिमाचल में जो बोली जाती है, हम कई बार उसको पहाड़ी कह देते हैं, कई बार हिमाचली बोल देते हैं। अब इसके इतिहास में जाने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हिमाचल प्रदेश में मंडी क्षेत्र है, कांगड़ा क्षेत्र है, चंबा क्षेत्र है, बिलासपुर क्षेत्र है, सिरमौर क्षेत्र है, कुल्लू क्षेत्र है, सिरमौर क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो बोली जाने वाली जो विविध बोलियाँ हैं वही सारा मिल करके हिमाचली भाषा का स्वरूप निर्धारित करते हैं। तो ही सारे जब मिल जाएगी तो हिमाचली हो गई। और जब हिमाचली के साथ जो दूसरे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वो बिहार है, वो उत्तर प्रदेश है, वो मध्य प्रदेश है, वो राजस्थान है, वो हरियाणा है, वो हिमाचल है, वो दिल्ली क्षेत्र है, तो ये सारा जो मिल करके है, ये वहाँ पर इसको हम हिंदी भाषा का नाम दिया गया है। मूलतः यह भी एक बोली थी, खड़ी बोली कहते हैं, जो कि मेरठ और दिल्ली के एक क्षेत्र में प्रचलित थी। अब जब हमें एक शब्द आ गया राजकाज, आपने राजभाषा की बात करी, राजकाज की भाषा, तो इसके कई कारण होते हैं। इसका एक राजनीतिक कारण भी रहा है। तो ये हो भी सकता है कि क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी रही, हमारा प्रशासन को चलाने वाला केंद्र रहा, तो जो खड़ी बोली हिंदी को जो स्वीकृति मिली, उसका राजनीतिक कारण ये भी रहा कि खड़ी बोली हिंदी को हमने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। जी, क्योंकि हम देखते हैं ना कि 14 सितंबर 1949 को 22 अन्य भाषाओं सहित हिंदी को ही जो है वो राजभाषा का दर्जा दिया गया। जी, और आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्यों इसे ही ये दर्जा प्राप्त हुआ। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की, अगर हम दशा देखें या दिशा देखें, किस तरह से जो हिंदी भाषा है वो अन्य भाषाओं को दिशा दे रही है और इसका क्या स्थान रहता है? देखो, इसके देखने के हमारे पास 3 स्तर हैं। एक तो हम हिमाचल की बात करें, प्रादेशिक स्तर की बात करें, हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें। तो जब हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो यहाँ पर तो जितनी भी बोलियाँ हैं, वैसे मुख्य रूप से जब हम
किन्नौर की बात करते हैं या लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो वहाँ व्याकरण की दृष्टि से तो वो भोटी भाषा से जुड़ी अवश्य हैं। लेकिन फिर भी आज जिस रूप में प्रचलन है, जो किन्नौर की जो भाषा है, जो किन्नौरी है, वो भी हमारी पहाड़ी से जुड़ी है। लाहौल स्पीति की बात है तो वो भी हमारी पहाड़ी से जुड़ी है। बहुत सारे जो काम है बोली के स्तर पर, जो किन्नौर है चाहे लाहौल स्पीति, तो हम उसको हिंदी के या पहाड़ी के अंतर्गत ले रहे हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश में तो इस तरह की कोई समस्या नहीं है। अब राष्ट्रीय स्तर की बात आई तो भारतवर्ष में जो अधिकांश जो क्षेत्र है वहाँ पर हिंदी प्रचलित है, बोली जाती है, समझी जाती है और उसमें विचार विनिमय हो सकता है। हम चाहे भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, कभी भी जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत हिंदी हर आदमी समझता है। आप चाहे रेलवे स्टेशन पे जाएं, चाहे दूसरी जगह पे जाएं, वहाँ पर वो समझते हैं सारे। अब बात आई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज जो हिंदी है उसका एक विशेष महत्व है। अब कोई भी देश है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो फ्रांस है, इंग्लैंड है, कनाडा है, रूस है, तो वहाँ पर बहुत सारे, नेपाल है, वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो हिंदी समझते हैं। समझने का मुख्य कारण ये भी रहा है कि वहाँ पर विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर अध्ययन के विविध केंद्र हैं, तो ये भी एक कारण रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि हिंदी हमारे पूरा जो संपूर्ण जो भारतवर्ष है उसको एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रही है और अधिकतर जो विचार विनिमय राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा में ही हो रहा है। जी, जैसे कि आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान बना रही है। तो अगर बात करें इसकी लिपि की, देवनागरी की, तो ये क्या है और किस तरह ये महत्वपूर्ण है? अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इनका कि हिंदी भाषा, उसमें लिखा है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि क्या है? अब देवनागरी लिपि सबसे सरल लिपि है और सबसे सरस है, आसान है और इसकी विशेषता है कि जैसे ही इसको बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं। जबकि बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, अब मैंने स्वयं फ्रेंच भाषा पढ़ी हुई है और मुझे दूसरी भाषाओं, अंग्रेजी भाषा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा बहुत मैंने रूसी भाषा भी पढ़ी हुई है, सीखी है। तो जो रूसी भाषा की जो लिपि है वो इतनी कठिन है कि उसको हम नहीं समझ सकते। बात आई अब इसकी अंग्रेजी की, फ्रेंच की या जर्मन की, अब उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि उनका उच्चारण नहीं किया जाता। अब फ्रेंच की हम बात करते हैं तो वहाँ रेस्टोरेंट, उसमें टी, जो अंतिम शब्द का है उसका उच्चारण है नहीं। तो जब हम उसको देखेंगे और पढ़ेंगे तो मुश्किल आ जाएगी, तो भाषा को सीखने में कठिनता आ जाएगी। जबकि हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है, जो आपने लिखा है वो आपने पढ़ना है और बोलना है। अब ये सबसे सरल है, इतनी सरल कोई भी दूसरी भाषा नहीं है, वो सिर्फ देवनागरी लिपि की वो विशेषता है। जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्यों महत्वपूर्ण है हमारी जो देवनागरी लिपि है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जो हमारे राजकाज है के जो कार्य हैं वो हिंदी में हो रहे हैं, तो ऐसे में अगर देखा जाए प्रत्येक राज्य स्तर पर या फिर केंद्रीय स्तर पर हम देखें, कौन सा विभाग है जो हिंदी को देख रहा है, इसके प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत है? देखो, हिंदी के जब प्रचार प्रसार की बात आती है तो एक तो केंद्र सरकार की ओर से उसी में निर्देश दिए हुए हैं कि जो हमारा हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाएगा। दूसरे ऐसा है कि जो भी आपको योजनाएं देनी सुधार के लिए, उसमें क्या है कि आपके कार्यशालाएं लगेंगी। उसके पश्चात आपको जो हिंदी में कार्य कर रहा है उसको प्रोत्साहन मिलेगा। उसके लिए आपको बहुत सारे जो विषय हैं उनके लिए शब्दावली बनानी है। जितने चाहे विज्ञान के विषय हैं, न्याय के विषय हैं, विधि के विषय हैं, उसके लिए आपको शब्दावली बनाने की उन्होंने बात करी और शब्दावलियों का निर्माण हो रहा है, कार्यशालाएं लग रही हैं। उसके पश्चात आपका दूरदर्शन है, उसके पश्चात आपके आकाशवाणी है, उसके पश्चात आपको जो विविध जो आपके राज्य हैं वहाँ पर राज्य सरकारों द्वारा काम किया जाता है। अब हर वर्ष हर विभाग में
हम हिंदी दिवस मनाते हैं, तो हिंदी दिवस मनाने का केवल एक वो रिवाज नहीं है कि हमने एक रिचुअल पूरा कर लिया, लेकिन उसके द्वारा हमारी एक कोशिश रहती है कि कम से कम जो हिंदी में अपना योगदान रहा है उसको तो प्रोत्साहन मिले। जब एक को प्रोत्साहन मिलेगा तो दूसरा भी प्रेरणा लेगा, तीसरा भी प्रेरणा लेगा। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। अब मैं सारांश रूप में ये कह रहा हूँ कि जब मैं विद्यार्थी था 1973 में, तब भी हिंदी दिवस मनाया जाता था, और आज भी 2023 में भी हिंदी दिवस की बात है, लेकिन उसमें मूलभूत अंतर आ गया हुआ है। हम आज उसको अपना रहे हैं, और जो भी कुछ सिखाते हैं जीवन में अपनाओ। अब हम हर बच्चे को कहेंगे कि कम से कम शुद्ध हिंदी बोलो, शुद्ध हिंदी आप लिखो, और आपने जो भी काम करना वह हिंदी में, कम से कम अपने हस्ताक्षर हर जगह हिंदी में करने। अब जब मैं खुद करूंगा तब दूसरे करेंगे। तो मेरी एक कोशिश रही है शुरू से ही, जब से मैं विश्वविद्यालय में रहा और आज तक कि हर बच्चा हिंदी में अपना जो भी काम, जो भी बात बोले हिंदी में बोले, जो भी लेख लिखना वो हिंदी में लिखे, चाहे वो प्रतिवेदन है, चाहे उसका एप्लीकेशन है, जो भी कुछ है। जब हमारे पास एक माध्यम है, और ऐसा माध्यम जो स्वीकृत है, उसको मान्यता है। जब मान्यता होने के पश्चात भी आप नहीं करें तो उसमें कोई और कौन कर सकता है। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं हम हीन ग्रंथि के शिकार हैं, तो उस हीनता की मनोवृत्ति से या संकीर्णता की मनोवृत्ति से हमें बाहर निकलना है। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें उस मनोवृत्ति से बाहर निकलना है। आज हम देखते हैं कि होड़ सी मची है अपने बच्चों को, विद्यालय की अगर बात की जाए तो अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाने की, या फिर अंग्रेज़ी या फिर कोई भी अन्य भाषाओं की और बहुत ज़्यादा रुझान रहता है। तो किस तरह की मानसिकता रहनी चाहिए, या क्या ये उचित है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, सबसे पहली बात मैं शिक्षा के बारे में कह रहा हूँ कि शिक्षा है क्या। जी। अब इसको मोटे तौर पर आप ये समझो कि शिक्षा के द्वारा आप ज्ञान अर्जित करते हो, एक बात। शिक्षा के द्वारा आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। नंबर 3, शिक्षा के द्वारा आपका व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है, जिसको आपका करियर भी जुड़ा हुआ है। अब जहाँ तक बात आती है आपके व्यक्तित्व के विकास की, तो जब आप हिंदी पढ़ो, आप अंग्रेजी पढ़ो, अगर दोनों में समान अवसर हैं और कोई हिंदी पढ़ सकता है, सीख सकता है, अंग्रेजी भी पढ़ सकता है, सीख सकता है, जहाँ मर्जी वो पढ़े। लेकिन यदि वह अंग्रेजी पढ़ नहीं सकता, सीख नहीं सकता, और उस पर आपने प्रेशर डाल दिया कि आप अंग्रेजी पढ़ो, अब अंग्रेजी वो क्यों पढ़ेगा? वो इसलिए पढ़ेगा क्योंकि उसके करियर के सवाल है। अब हिंदी की बात है, अब हिंदी आप पढ़ोगे और हिंदी पढ़ने के पश्चात भी अगर आपको दूसरे दर्जे का मान लिया जाए, तब वो हिंदी नहीं पढ़ेगा। मुख्य कारण ये है। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जब ऐसी बात आती है तो हिंदी या अंग्रेजी का जब आप पढ़ने की बात करते हो तो बराबर की बात है, इसमें कोई संकीर्णता की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि अधिकांश लोग हिंदी पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, और ये वृत्ति निरंतर बढ़ रही है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब कई बार सुनने में आता है, देखने में आता है, पढ़ने में आता है कि बहुत सारे जो शोध प्रबंध हैं वह हिंदी में उनका टंकण हो रहा है। बिल्कुल। वो चाहे इसके विज्ञान से जुड़े हुए हैं, चाहे वो विधि से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उसमें जो माध्यम है वो हिंदी है। अब यही कारण है। अब अगर मैं आपको एक बात और करूं कि जब हिंदी शुरू हुई थी तो हिंदी के हमारे बहुत सारे लेखक, जैसे हम धर्मवीर भारती की बात करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने पीएचडी की उपाधि हिंदी में प्राप्त की, लेकिन थीसिस में अलाउड नहीं था मीडियम हिंदी, तो उनका मीडियम क्या था? अंग्रेजी। जी। अब देखो, जब बात सुनते ही नहीं थे, अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए। अब हमने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि क्षेत्रीय भाषाओं
पर भी जोर दे रहे हैं। बिल्कुल। क्षेत्रीय भाषाओं पर हम शोध करवा रहे हैं। जी। क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं, जो संस्कृति है, उसको हम आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जी। अब आज भूमंडलीकरण से लेकर के बिल्कुल। और एक क्षेत्र तक हर जगह हिंदी का प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल। और ये हमारे एक विकास का संकेत है। जी, जैसा कि आपने कहा, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाषा एक माध्यम है ज्ञान अर्जन का। कोई भी भाषा अपने स्तर पर बिल्कुल भी निचले स्तर पर नहीं है। हर भाषा अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाषा है जी। और हिंदी तो हमारी मातृभाषा ही है। जी, जैसे कि अगर आपके व्यक्तित्व के बारे में देखें या आपकी व्यक्तिगत शैक्षिक कुशलताओं के बारे में देखें तो आपने क्षेत्रीय भाषाओं में भी या क्षेत्रीय साहित्य में भी अपना योगदान दिया है। लोक साहित्य की अगर हम बात करें तो थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए। मैंने कुछ विदेशी भाषाएं तो बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर पढ़ी थी, डिप्लोमा के स्तर पर, जिसमें फ्रेंच भाषा थी और रूसी भाषा थी। जी। लेकिन एमए करने के पश्चात अब हमारे ऊपर या किसी के भी ऊपर, जो भी विद्यार्थी है, उस पर प्रभाव उसके शिक्षक का अधिकतर होता है। बिल्कुल। तो मैं एमए करने के पश्चात हमारे जो शिक्षक रहे, जिनका पूरे हिंदी साहित्य में योगदान है, नाम है, वह है डॉक्टर बच्चन सिंह का। वो हमारे यहाँ पर विभागाध्यक्ष थे और उन्होंने हमें पढ़ाया, लेकिन साथ में उन्होंने एक दिशा दी और एक कहा कि अब आपने जब पीएचडी करनी है, शोध कार्य करना है, तो ऐसे क्षेत्र पर करो जिसमें लोग जिंदा रहते हों, जिसमें लोक जीवन है, जो जीवंत है। अब हमारा साहित्य एक लोक साहित्य हम उसे कहते हैं, दूसरा हमारा शिष्ट साहित्य है जो एक व्यक्ति विशेष के द्वारा रचा गया होता है। तो व्यक्ति विशेष पर जो साहित्य जो उसने रचा है तो हमें पुस्तकालय में मिल जाएगा, मैं लाइब्रेरी में बैठ जाऊंगा, वहाँ पर आप काम कर लो, हमें पीएचडी मिल जाएगी। लेकिन जब आप लोक में जाओगे, जनजीवन में जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में साहित्य क्या है। तो ये जो साहित्य है, जिसे हम लोक साहित्य कहते हैं, उसका अर्थ है कि वे लोग जो कि सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव से दूर अपने परंपराओं में जीते हैं, अपने रीति रिवाजों में जीते हैं, और उनमें एक स्वच्छता है, उनमें एक सहजता है, उसमें एक प्राकृतिक परिवेश है, वहाँ से उनका जीवन चला है, वहाँ से हमारे मूल्य चले हैं। और ये जो लोक साहित्य में जब बात आती है तो उसमें लोक गीत आते हैं, लोक कथाएँ आती हैं, लोक गाथाएँ आती हैं, लोक नाटक आते हैं, मुहावरे आते हैं, पहेलियाँ आती हैं। तो एक पूरा जीवन है, लोक संगीत आता है, अब लोक नृत्य आता है, यही हमारा जीवन है। तो पूरा जो जनजीवन है, एक जीवन प्रारंभ से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक जितने भी संस्कार हैं वो हमारे उस लोक साहित्य में हैं, उन लोक गीतों में हैं। अब एक पुरानी बात है, जब हम उसको इकट्ठा करने की बात आई, जो सामग्री संकलन की बात आई, तो बहुत मुश्किल आई। तब तो मुश्किल से टेप रिकॉर्डर होता था, तो या तो आप जाओ अपने कॉपी पेंसिल लेके लिखो। अब कोई भी नहीं, जब वो संकोच करता है गाने वाला, वैसे उसको गीत आता है, लेकिन जब हम पूछेंगे तो भूल जाता है। अब कई कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन एक करना पड़ता है या करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि वास्तव में यही साहित्य है, यही शोध है, क्योंकि यही जीवन से जुड़ा है। उन जीवन मूल्यों को आप समझोगे और उस इतिहास को समझोगे, संस्कृति को समझोगे, भूगोल को समझोगे, और वही जो आपको एक नई दिशा देगा, शिक्षा देगा, जीवन मूल्य देगा। जी, चलते चलते आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज अगर हम देखें तो तकनीकी युग है, तो ऐसे में हिंदी भाषा के लिए तकनीकी अगर हम बात करें तो कितना इसका फ़ायदा है और क्या इसका प्रभाव रहता है भाषा पर? देखिए, जितने भी, जिसे हम आधुनिकता की बात करते हैं, आधुनिक यंत्रों की बात करते हैं, तब इसका प्रयोग जब हर जगह हो रहा है तो हिंदी में क्यों नहीं। बिल्कुल। अब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, हम टंकण की बात करते हैं, कहीं भी देख लो जितने भी ये विधियाँ हैं, तो इनमें सब में हिंदी में इनका प्रयोग हो रहा है और हिंदी से ये इसका विकास हो रहा है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा मीडिया है, जितना भी हमारा ये टेलीविज़न है और जितने भी चैनल चले हुए हैं, तो इन सब के द्वारा हमारा हिंदी विकसित हो रहा है, उसमें विकास आ रहा है। अब जो अनपढ़ व्यक्ति है, जब दूरदर्शन पे देखेगा, सामने देखेगा, तो वो सारी चीज़ समझेगा। अब भाषा
केवल व्याकरण की बात नहीं है, उसको मैं व्याकरण से नहीं समझूंगा। जी मैं भाषा वो चीज़ है, उसको सुनते हैं और बोलते हैं बिल्कुल, यानी कि सहज रूप से अपने सहज भावों रूप को से। व्यक्त करना। हाँ, मैं उसको जी। व्याकरण के द्वारा नहीं आता। ठीक बिल्कुल। है, व्याकरण एक जी, डॉक्टर नियम साहब, है, बिल्कुल, बिल्कुल। भाषा को सुधारेगा, लेकिन वो एक माध्यम है, वो बिल्कुल। साध्य नहीं जी, है। डॉक्टर अगर साहब- हमने उसको साध्य मान लिया तब आपकी भाषा रुक गई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आप हमारे स्टूडियो में आए। दर्शकों की ओर से हम डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। श्रीराम जी, धन्यवाद। और दर्शकों, आज कार्यक्रम इनसे मिलिए में इतना ही। आशा करते हैं आप भी हिंदी भाषा के प्रति जागरूक होंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे, भारतीय होने पर गर्व महसूस करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।